दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ भी आती हैं और कभी गम भी आते हैं। लेकिन उस माता पिता के लिए वो सबसे बड़ा गम होता है कि जब जवानी में उसका बेटा चल बसे। और किसी माता पिता के कांधों पर जब उसके बेटे की अर्थी का बोझ आता है ना, वो भी जवानी में, तो यकीनन उस माता पिता का दर्द कोई नहीं बांट सकता। और ख़ासकर जब उसकी बेटे की नेचुरल डेथ ना हुई हो। और दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। और पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन करती है, पुलिस जब पूरे मामले को एक सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है, तो इस पूरी घटना को सुलझाने में, इस पूरी कहानी को सुलझाने में, पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को लगभग 11 महीने का समय गुजर जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना को परत दर परत विस्तार से मैं आप लोग को समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक। हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके जो कमेंट्स हैं वो आज के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में अंत में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की या फिर किसी को किसी की जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी वीडियोज़ को कहाँ से देखते हैं, इसलिए वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स के साथ में जो मेरा रिश्ता है एक फैमिली की तरह है और मैं अपने हर व्यूवर्स का कमेंट्स पढ़ता हूं। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली। और इसी रायबरेली के अंतर्गत एक थाना आता है। थाने का नाम बधोखर। अब दोस्तों, बधोखर थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है बिल्हैया। और इसी गाँव के अंदर एक परिवार रहता है। दरअसल इस परिवार के अंदर जो मुखिया है, इसका नाम चंद्रपाल यादव, जो उसकी पत्नी है इसका नाम जनक दुलारी। और इसके 3 बच्चे भी हैं। पहला बेटा जिसका नाम श्याम कुमार, दूसरी बेटी श्यामा, और जो तीसरे नंबर का बेटा है उस बेटे का नाम है राम कुमार। अब ये जो तीनों बच्चे हैं, इसमें जो पहला बेटा है श्याम कुमार और जो बेटी श्यामा है, इन दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी शादी कर कर अपने ससुराल में रहती है और जो पहला बेटा है श्याम कुमार, ये अपनी शादी कर कर अपनी पत्नी के साथ में परिवार से यानी माता पिता से अलग रहता है। लेकिन जो छोटा बेटा है जिसका नाम राम कुमार, उम्र मात्र 23 साल, ये खेतों पर काम करता है, अपने परिवार का हाथ बटाता है और अपने माता पिता के साथ में ही रहता है। ये अपने बूढ़े माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 जनवरी 2013 की। 14 जनवरी 2013 की रात जो बेटा राम कुमार है, ये अपने माता पिता के साथ में शाम का खाना खाता है। और शाम का खाना खाने के बाद में ये जो परिवार वाले लोग थे ये सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह चंद्रपाल यादव, जो राम कुमार का पिता है, जब ये सोकर उठता है तो देखता क्या है, उसका जो बेटा राम कुमार है ये बिस्तर पे नहीं है। जब ये उसको इस तरीके से देखता है कि अचानक सुबह सुबह उसका बेटा कहाँ चला गया, तो पहले तो ये सोचता है हो सकता है कि खेतों पर गया हो या फिर गाँव में कहीं चला गया हो। लेकिन जब सुबह के नाश्ते का भी समय निकल जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, तो ये जो चंद्रपाल यादव था ये परेशान होता है। अब जब परेशान होता है तो इस बारे में ये अपनी पत्नी जनक दुलारी को भी बताता है। अब ये दोनों पति पत्नी जो कि बूढ़े हैं लेकिन परेशान हैं। उनका बेटा जिसकी उम्र 23 साल है, वो पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। दोस्तों, ये लोग पहले तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते दोपहर का समय हो जाता है। लेकिन जो राम कुमार था उसका कोई भी पता नहीं था। इसलिए अब ये उन जगहों पर ढूंढना शुरू करते हैं कि जहाँ पर राम कुमार अक्सर जाया करता था, अपने दोस्तों में या फिर किसी रिश्तेदार या फिर किसी मिलने वाले के यहाँ। हर जगह पता किया जाता है, लेकिन दोस्तों राम कुमार का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। इसलिए ये लोग और इंतज़ार करते हैं और होते करते दोस्तों पूरे दिन का समय गुजर जाता है, पूरी रात का समय गुजर जाता है। ये माता पिता परेशान हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। जवान बेटा है, 23 साल उम्र है, इनका सहारा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़ के चला गया, या फिर कुछ और हादसा हो गया उसके साथ में, क्या हो गया पता नहीं। इसलिए 14 जनवरी 2013 की ये बात थी। अब ये जो माता पिता है ये 15 जनवरी 2013 को पुलिस थाने जाते हैं। और पुलिस थाने जाने के बाद में जो इनका बेटा राम कुमार है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जब पुलिस वाले इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, चूँकि 24 घंटे का समय गुजर चुका था, बेटा अभी तक आया नहीं था, तो इसलिए पुलिस वाले भी उस राम कुमार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसको जो ढूंढने का अभियान है वो चलाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले राम कुमार को हर जगह ढूंढते हैं, हर एक जगह ढूंढा जाता है। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन का समय गुजर जाता है, और होते करते दोस्तों 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन राम कुमार का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस भी अब इस केस में ढीली पड़ जाती है। पुलिस को भी आखिरकार राम कुमार का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस भी जो है वो राम कुमार को ढूंढना बंद कर देती है। लेकिन जो राम कुमार का पिता था चंद्रपाल यादव,
ये अपने बेटे को ढूंढना बंद नहीं करता है और होते करते ये जो समय था ये लगातार गुजर रहा था और होते करते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब जब 1 महीने का समय गुजर जाता है लेकिन रामकुमार अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहा था, तो गांव वाले जो कुछ लोग होते हैं वो रामकुमार को एक मशवरा देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम अपने बेटे की तलाश तो कर रहे हो, लेकिन एक बार तुम शहर चले जाओ और शहर जाने के बाद में जो एसपी राजेश पांडे जी हैं उनसे मुलाकात करो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। अब जब इस तरीके की बात गांव वाले कहते हैं तो जो चंद्रपाल यादव है ये तुरंत उस बात पे अमल करता है और तुरंत अपनी पत्नी जनक दुलारी को लेता है और पहुंच जाता है शहर। और शहर जाने के बाद में जो एसपी ऑफिस है, जब उसमें ये चंद्रपाल यादव अपनी पत्नी के साथ में एंट्री लेता है तो इसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपकने लगते हैं, क्योंकि एक पिता जिसका 23 साल का बेटा पिछले 1 महीने से गायब है और उसका कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई पता नहीं मिल रहा है, तो पिता का जो दर्द होगा ये शायद कोई नहीं समझ सकता। अब ये एसपी राजेश पांडे जी के पास में जाते हैं और रो रो कर सारी बात बताते हैं। ये कहते हैं कि साहब 14 जनवरी 2013 से हमारा जो बेटा है ये गायब है और उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं है। हमारा बेटा जो कि 14 जनवरी 2013 से अचानक गायब हो गया और उसके बाद से हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन पुलिस वाले भी कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे, पुलिस वाले भी हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे। अब इतना ही कहना था कि ये जो दोनों पति पत्नी थे, जिसका नाम चंद्रपाल यादव और इनकी पत्नी जनक दुलारी, ये दोनों जोर जोर से दहाड़े मारकर एसपी राजेश पांडे जी के सामने रोने लगते हैं। अब इन दोनों को जब एसपी राजेश पांडे जी जब रोता हुआ देखते हैं तो इन दोनों को दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम घबराइए मत, तुम्हारे बेटे के बारे में हम जो भी पॉसिबल होगा वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे बेटे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद में एसपी राजेश पांडे जी एक टीम का गठन करते हैं और टीम का गठन करने के बाद में जो उनका बेटा गुम हुआ था, जिस बेटे का नाम था रामकुमार 23 साल, उसको ढूंढने के लिए पुलिस जो है वो अपनी हर कोशिश करने लगती है। अब दोस्तों एसपी राजेश पांडे जी ने जो टीम बनाई थी वो टीम भी अपनी तलाश जारी करती है। दोस्तों होते करते ये समय जो है वो दिन ब दिन बीतता रहता है और होते करते लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी भी रामकुमार के बारे में पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि आखिर रामकुमार कहाँ गया। इस बीच में पुलिस रामकुमार के गांव भी पहुंचती है और वहां पर जो भी आस पड़ोस के जो भी रामकुमार के जानने वाले लोग होते हैं सबसे पूछताछ की जाती है और सारे के सारे लोग पुलिस से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब जो रामकुमार था ये बहुत सीधा साधा इंसान था, ना तो किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, ना किसी से दिली बुराई। एक सीधा साधा और एक बहुत प्यारा सा लड़का था जो हर किसी के साथ में प्यार मोहब्बत से रहता था। अब जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है कि 7 महीने का समय गुजर चुका है, किसी से लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो रामकुमार आखिर चला कहाँ गया? रामकुमार को ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया? आखिर रामकुमार चला कहाँ गया? लगभग दोस्तों 7 महीने का समय गुजर चुका था और इसी बीच में 26 जुलाई का दिन आ जाता है। 26 जुलाई। अब 26 जुलाई का जो दिन होता है, इस दिन जो रामकुमार का जो गांव था, जिस गांव के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बिल्हैया, इस गांव के अंदर बहुत तेज़ की बारिश होती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि 26 जुलाई 2013 को कि पूरे गांव के अंदर पानी घुस जाता है। जब पूरे गांव के अंदर पानी घुस जाता है तो जो रामकुमार है यानी चंद्रपाल यादव और इनकी पत्नी जिनका नाम जनक दुलारी, इन दोनों के घर में भी पानी घुस जाता है। अब जब घर में पानी घुस जाता है तो ये दोनों भी उस पानी को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश करते हैं और हर कोशिश से ये अपने घर का पानी निकालना चाहते हैं। अब दोस्तों ये लोग अपने घर का पानी निकाल रहे होते हैं, उसी बीच में जो जनक दुलारी होती है वो अपने पति चंद्रपाल यादव से कहती है कि क्यों ना जो हमारा बेटा रामकुमार था उसके कमरे में भी काफ़ी गंदगी हो चुकी है और पानी जो है वो उसके कमरे तक पहुँच चुका है, तो क्यों ना हम उसके कमरे की सफाई कर दें। तो जो चंद्रपाल यादव होता है ये अपनी पत्नी जनक दुलारी से कहता है कि मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। तो वो वजह पूछती है तो चंद्रपाल कहता है कि दरअसल उसके कमरे में उसकी बहुत सारी यादें हैं, जिन यादों को देख के मुझे रोना आता है, मेरा दिल कटता है, इसलिए मैं उस कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा। उसके बाद में जनक दुलारी कहती है कि बात तो सही है, इसी वजह से तो मैं उसके कमरे में नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्या करें, पानी घुस चुका है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए चंद्रपाल जो है वो अपने बेटे रामकुमार के कमरे में जाता है और कमरे में पूरी तरीके से पानी फैल चुका था, इसलिए कमरे की सफाई करता है, लेकिन बेड के नीचे भी पानी था, इसलिए उस बेड को एक साइड में सरकाता है। अब जैसे ही बेड को एक साइड में करता है तो देखता क्या है कि बेड के नीचे की कुछ मिट्टी जो कि ज़मीन में अंदर की साइड में धंस चुकी है। अब दोस्तों चंद्रपाल जब उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर इस तरीके का माजरा देखता है कि बेड के नीचे अचानक से मिट्टी धंस क्यों गई,
दरअसल पूरे कमरे की जो मिट्टी थी ये काफ़ी मजबूत थी, सख्त थी, पटान हुआ था और ये मिट्टी कई साल पुरानी थी। तो आखिर एक आकार में ये मिट्टी कैसे धंस गई? तो चंद्रपाल जो है ये उस गड्ढे से पानी निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही उस गड्ढे से पानी निकालता है तो देखता क्या है कि इस गड्ढे के जैसे ही थोड़ा सा नीचे पहुंचता है तो एक हाथ दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरीके से सड़ गल चुका था। जब ये उस हाथ को देखता है तो तुरंत उस गड्ढे को और खोदता है और जैसे ही उस गड्ढे को खोदता है तो उस गड्ढे से उसके ही बेटे, जिसकी उम्र 23 साल थी, राम कुमार, उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। अब जैसे ही डेड बॉडी बरामद होती है ये जो चंद्रपाल था ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब दोस्तों चंद्रपाल कमरे के अंदर रो रहा होता है। ये आवाज़ जो है वो उसकी पत्नी जनक दुलारी के कानों में जाती है। वो भी दौड़ी दौड़ी कमरे की तरफ भागती है। अब जैसे ही वो कमरे की तरफ भागती है तो वो देखती क्या है कि गड्ढा है और गड्ढे के अंदर कुछ कंकाल जैसा है। तो वो भी चीखने लगती है। अब जैसे ही इन दोनों की चीखने पुकारने की आवाज़ जो आस पड़ोस के लोग सुनते हैं वो भी तुरंत इनके घर की तरफ भागते हैं और जैसे ही ये लोग घर की तरफ भागते हैं तो अंदर का माजरा देखने के बाद में इन लोगों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी तुरंत अपनी टीम को लेती है और तुरंत जो चंद्रपाल था उसके घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उस गड्ढे को पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है तो उस गड्ढे के अंदर कुछ अवशेष मिलते हैं, किसी डेड बॉडी के अंग मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से सड़ गल चुके थे। अब जब इस तरीके से ये लोग देखते हैं तो पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, जो भी कंकाल मिले थे, और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन साथ के साथ इन कंकालों के साथ में एक और चीज़ मिली थी, एक दुपट्टा जो कि किसी महिला के था और जो कि रेड कलर का दुपट्टा था। अब दोस्तों पुलिस उस कमरे को और ज़्यादा छानबीन करती है लेकिन पुलिस को वहाँ से और कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसका इंतज़ार करती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में ये खुलासा हो जाता है कि दरअसल राम कुमार की जो हत्या हुई है ये गला दबने की वजह से हुई है, यानी दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। किसी ने गला दबाकर इसकी हत्या की है, उसके बाद इसकी डेड बॉडी को इसी के कमरे के इसके ही बेड के नीचे दफना दिया। अब दोस्तों पुलिस सोचती है कि 7 महीने के बाद आखिरकार राम कुमार का पता तो चला, उसकी हत्या का खुलासा तो हुआ, लेकिन कातिल आखिर कौन है? क्योंकि राम कुमार की जो डेड बॉडी मिली थी वो उसी के कमरे में, उसी के बेड के नीचे मिली थी। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है। अब दोस्तों पहली दफ़ा में पुलिस का जो शक जाता है ये राम कुमार के माता पिता पे जाता है, यानी चंद्रपाल सिंह, चंद्रपाल यादव और जनक कुमारी, जनक दुलारी। अब जब इन दोनों के ऊपर शक जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस शक तो करती है, लेकिन इसी शक के आधार पर पुलिस पूछताछ भी करती है। लेकिन पता चलता है पूछताछ में कि जो व्यक्ति था राम कुमार जिसकी हत्या हुई है ये अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और बेइंतहा मोहब्बत करता था, अकेला उनका ख्याल रखता था। तो आखिर उसके माता पिता उसकी हत्या क्यों करेंगे? इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ा रही थी, फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रही थी। और दोस्तों इसी सब प्रोसेस में लगभग 4 महीने का और वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों 4 महीने का भी वक्त गुजर चुका था लेकिन अभी तक कातिलों का कोई पता नहीं था। इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर कत्ल हुआ है तो कातिल भी है, और कातिल आखिरकार पुलिस की गिरफ्त दूर कैसे। इसलिए वापस से पुलिस अब चंद्रपाल यानी कि जो राम कुमार के पिता हैं उनको फिर से पुलिस थाने बुलाती है और पुलिस थाने बुलाने के बाद में फिर से पूछताछ करती है। लेकिन इस बार जब पुलिस पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं जो राम कुमार के पिता हैं चंद्रपाल, ये एक ऐसी कहानी बताते हैं, एक ऐसी बात बताते हैं कि जिसको सुनने के बाद में पुलिस को भी ये लगने लगता है कि अब इस केस का जो खुलासा है वो दूर नहीं है। दरअसल चंद्रपाल पुलिस को बताता है कि साहब मेरा एक भांजा है जिसका नाम है संतोष, जो कि अंबाला शहर में रहता है। लेकिन उस दिन मेरा भांजा मेरे गांव आया हुआ था और ये अपने साथ में एक लड़की को लेके आया था। ये उस लड़की की शादी मेरे बेटे से कराना चाहता था और जिस दिन मेरा बेटा घर से बाहर हुआ, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने लिखाई थी, उस दिन वो लड़की भी उस कमरे के अंदर मौजूद थी। अब जब इस तरीके की बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस कहीं ना कहीं समझ जाती है कि इस पूरे केस का जो खुलासा होगा ये चंद्रपाल का भांजा संतोष कर सकता है। इसलिए संतोष के बारे में पता किया जाता है, पूरी डिटेल निकाली जाती है और चंद्रपाल से पूछा जाता है कि अभी इस समय संतोष कहाँ है। तो चंद्रपाल बताता है कि इस समय संतोष जो है वो अंबाला शहर में है और मेरी अक्सर उससे फ़ोन पे बातचीत भी होती है। अब दोस्तों जैसे ही चंद्रपाल पुलिस को संतोष के बारे में बताता है कि संतोष अंबाला शहर में रहता है और इस तरीके से एक लड़की को लेके आया था, तो तुरंत पुलिस से एक टीम का गठन करती है और वो जो टीम थी वो तुरंत पहुँच जाती है अंबाला शहर में। अब जैसे ही अंबाला शहर में पहुँचती है, छानबीन की जाती है तो आखिरकार संतोष
और उसके साथ में वो जो लड़की थी, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद में गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें पुलिस थाने लेके आया जाता है। और वहाँ पर जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो शुरुआत में जैसे हर कातिल करता है, ये लोग भी पुलिस को इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब अपना सही वाला अंदाज, सही वाला चेहरा इनको दिखाती है और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार मजबूर होकर जो संतोष होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और उसके बाद में जो कहानी बताता है, यकीनन ये कहानी परेशान करने वाली होती है, हैरान करने वाली होती है। दरअसल संतोष पुलिस को बताता है कि साहब वो अपने जीजा, जिसका नाम दिनेश यादव, उसके साथ अंबाला शहर में रहता है। जो दिनेश यादव है, जो कि रायबरेली के गुरुद्वारापुर गांव के ही आसपास का रहने वाला है। अब दिनेश यादव और संतोष जो थे, ये दोनों साले और जीजा एक ही कंपनी में काम करते थे और ये अंबाला शहर के पंजाबी कॉलोनी में किराए का मकान लेकर, यानी किराए का रूम लेकर रह रहे थे। लेकिन दोस्तों जो संतोष का जीजा था दिनेश, इसकी दोस्ती थी एक नरेश यादव नाम के व्यक्ति से, जो कि पटना का रहने वाला है और ये पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके परिवार में इसकी पत्नी सुधा, बेटा राजू और बहन राधा रहते हैं। अब इनके परिवार के साथ में दिनेश का उठना बैठना था। दिनेश के घर आता जाता, बात करता, कभी कभी चाय भी पीता, पानी भी पीता, खाना भी खाता। इस तरीके से इसका जो आना था वो नरेश यादव के घर लगातार रहता था। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो दिनेश था, इसका जो भांजा संतोष था, जो इसी के साथ रहता था, उसकी नौकरी चली जाती है। जब उसकी नौकरी चली जाती है तो वो नौकरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है। और इसीलिए ये अपने जीजा दिनेश से भी इस बारे में बात करता है कि उसकी नौकरी चली गई है, वो क्या करे, बड़ा परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब दोस्तों संतोष की नौकरी जा चुकी थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अपने जीजा को भी सारी बात बताता है। तो जो जीजा दिनेश था, ये इस बारे में अपने दोस्त नरेश से जिक्र करता है कि उसका जो साला है, जिसका नाम संतोष है, यहीं पर रह के नौकरी करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई है, बड़ा परेशान है, तुम उसकी कुछ हेल्प कर सको तो कर दो। तो जो दिनेश था, जब ये सारी बात अपने दोस्त नरेश से कहता है तो नरेश जो है ये उसके साले, जिसका नाम संतोष था, उसकी नौकरी अपनी ही कंपनी के अंदर लगवा देता है। अब दोस्तों जो संतोष था ये नरेश की फैक्ट्री में काम करने लगता है, उसी की फैक्ट्री में आता है। और जब उसकी फैक्ट्री में ये काम करने लगता है तो संतोष की दोस्ती भी नरेश से हो जाती है। तो उसके जीजा की दोस्ती तो नरेश से थी ही थी, दिनेश की, लेकिन अब संतोष की भी जो दोस्ती थी वो नरेश से हो चुकी थी। इसलिए अब इन तीनों का ग्रुप बन चुका था, यानी संतोष, उसका जीजा दिनेश और दिनेश का दोस्त नरेश। इन तीनों की जब दोस्ती हो जाती है तो ये तीनों अक्सर एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, कभी कभी चाय भी पीने जाते हैं। और जब ये एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से अपने सुख और दुख की बातें करते हैं। और इसी बीच में जो नरेश था, ये अपने दोनों दोस्तों से अपने दुख की बात करता है, यानी जो इसके मन में परेशानी थी उसके बारे में बताता है। ये कहता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है यार, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। जो उसकी बहन राधा है, उसकी शादी को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बहन के लिए लड़का कैसे ढूंढूं, जबकि मैं यहाँ बिजी हूँ, जा भी नहीं पाता हूँ। तो ऐसा क्या हो कि मेरी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अब दोस्तों नरेश जब इन दोनों से इस तरीके की बात कहता है, अपनी बहन की शादी के बारे में जिक्र करता है, तो जो संतोष था ये कहता है कि तुमने हमारी बड़ी मदद की है, लेकिन अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी कुछ मदद करें। दरअसल मेरे एक मामा है जिनका नाम है चंद्रपाल यादव, और उनका एक बेटा है राम कुमार, और वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, अपने खेतों में ही काम करता है। अगर तुम कहो और तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं अपने मामा के बेटे से राधा के रिश्ते की बात चलाऊँ। अब दोस्तों नरेश जो है जब संतोष के मुँह से ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है और मन ही मन में वो खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचा है तो सही सोचा है, इसलिए अगर तुम चाहो तो रामकुमार से मेरी बहन के रिश्ते की बात कर सकते हो। अब दोस्तों जो संतोष था यह रिश्ते के लिए कह तो देता है कि ये अपने मामा के लड़के से रिश्ता कराएगा, लेकिन जैसे ही ये राधा को देखता है, ये राधा की खूबसूरती देखने के बाद में उसका दीवाना हो जाता है। जबकि संतोष जो था ये पहले से ही शादीशुदा था और इसकी एक बेटी भी थी, लेकिन जब ये राधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इसलिए ये अब राधा के करीब जाने की कोशिश करता है और उससे करीब जाने के लिए तरह तरीके के पैतरे अपनाता है, तरह तरीके से ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो राधा से बात कर सके या फिर राधा के करीब जा सके। अब दोस्तों संतोष ये कोशिश तो कर रहा था कि किसी भी तरीके से वो राधा को अपने जाल में फंसा सके। चूँकि वो अपने मामा के लड़के से ये रिश्ता चला रहा था राधा की शादी के लिए, इसलिए अब उसके घर भी आता जाता है। और कई बार जब ये उसके घर आता तो राधा घर पे अकेली होती या फिर उसकी भाभी कहीं जाती, तो ये राधा से कुछ इस तरीके से बातें करता, उसको रिझाने की कोशिश करता।
लेकिन राधा को भी ये पता था कि जो संतोष है ये शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए राधा को भी कहीं ना कहीं संतोष पसंद आ जाता है। अब जब इन दोनों को इस तरीके से होता है तो उसके बाद में संतोष जो है एक दिन अपने मामा चंद्रपाल को कॉल लगाता है और चंद्रपाल से कहता है कि मामा, जो मेरा भाई है रामकुमार, मेरा भाई, उसके लिए मैंने एक लड़की देख रखी है, यानी लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, इसलिए तुम उसके लिए लड़की मत देखना, उसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से कराऊंगा। अब दोस्तों संतोष अपने मामा से जब ये बातें कहता है तो उसका जो मामा चंद्रपाल था ये भी अपने बेटे रामकुमार के लिए एक लड़की देख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये संतोष की बात पे भरोसा करता है और करता है कि अगर लड़की अच्छी है तो तुम ऐसा करो कि उस लड़की को यहाँ लेके आ जाओ। अब संतोष जो है लड़की को ले जाने के लिए ये उसके घर पर उसके भाई से बात करता है, भाई जिसका नाम नरेश। अब नरेश जो है वो संतोष पर बेइंतहा भरोसा करता था और उस पर भरोसा करता था, इसीलिए अपनी बहन को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिरकार संतोष जो था ये राधा को लेकर अपने साथ चला जाता है। जब संतोष राधा को लेकर अपने घर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है संतोष की, वो राधा के बारे में संतोष से सवाल करती है कि आखिर ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो संतोष जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल ये लड़की है, इसका रिश्ता मैं फिक्स करा रहा हूँ अपने ममेरे भाई रामकुमार के साथ में। जब इस तरीके की वो बात कहता है तो कहीं ना कहीं पत्नी भी अब शांत हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो संतोष था ये राधा को अपने घर पर करीब 3 से 4 दिन रोकता है। अब जैसे ही संतोष की पत्नी कभी बाहर जाती तो ये राधा के करीब जाता और उसके साथ में उस तरीके से करने की कोशिश करता जिसकी प्लानिंग के तहत वो उसको लेके आया था। जब उसके साथ में मिलता, बात करता, तो इसी बीच में आखिरकार इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो जाती हैं और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और दोस्तों जब ये एक बार शारीरिक संबंध बनते हैं तो ये जो सिलसिला था ये शुरू हो जाता है। 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, लगातार ये सिलसिला चल रहा था। जब भी उसकी पत्नी बाहर जाती तो ये उस लड़की के साथ में इस तरीके से संबंध बनाता। तो कहीं ना कहीं जो संतोष की पत्नी थी आखिरकार उसको अपने पति संतोष के ऊपर शक हो जाता है। अब दोस्तों संतोष की बीबी को संतोष के ऊपर शक हो चुका था, इसलिए संतोष से कहती है कि तुम राधा को लेकर आज ही मामा के घर जाओ, क्योंकि वो समझ रही थी अगर ये ज़्यादा दिन तक यहाँ रुकी तो उसका जो वैवाहिक जीवन है ये कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जो संतोष होता है ये भी राधा को लेता है और पहुँच जाता है रामकुमार के घर पे। और रामकुमार जब राधा को देखता है तो देखते ही ना कि उसको पसंद करता है बल्कि उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों रामकुमार जो था वो राधा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको लड़की पसंद आ चुकी थी। अब उसके बाद में जो संतोष था ये कहता है, मामा राधा को 3 से 4 दिन के लिए तुम अपने घर पे ही रखो, क्योंकि मैं जब वापस से अम्बाला जाऊंगा 3 से 4 दिन के बाद तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो बाकी की शादी की बात होगी, रिश्ते की बात होगी, वो अम्बाला में ही हो जाएगी। अब उसके बाद में ये जो संतोष था ये वहाँ से चला जाता है और राधा जो थी ये अब रामकुमार के घर पे ही रुक जाती है। अब दोस्तों संतोष राधा को अपने ममेरे भाई रामकुमार के घर तो छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन का समय गुजरता है संतोष को राधा की याद आती है और ये उससे मिलने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। इधर जो रामकुमार था ये राधा के करीब इसलिए नहीं जाता है, वो सोचता है कि इससे तो उसकी शादी होने वाली है और जो काम शादी के बाद होना चाहिए वो शादी से पहले तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दरअसल जो रामकुमार था ये सीधा साधा व्यक्ति था, एक बढ़िया ख्यालात का व्यक्ति था, क्योंकि किसी लड़की के पास में शादी से पहले जाना सही नहीं होता है और जिस लड़की से अगर शादी हो रही है तो क्यों ना शादी का वेट किया जाए। लेकिन उधर जो संतोष था इसको राधा की बहुत ज़्यादा याद आती है, इसलिए ये राधा से मिलने के लिए 14 तारीख 2013 ये पहुंच जाता है रात्रि के वक्त उसके ही घर पे। अब दोस्तों संतोष जो था ये रामकुमार के घर राधा से मिलने के लिए रात के करीब 10 बजे के आसपास पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये उसके घर पहुंचता है तो इसके जो मामा मामी थे ये खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। रामकुमार जो था ये अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका था और राधा जो थी ये एक अलग कमरे में थी। अब जैसे ही रात्रि के वक्त ये संतोष जब पहुँचता है तो वहाँ पर सब लोग ये भी पूछते हैं कि इतनी रात को आखिर तुम यहाँ कैसे। तो संतोष जो है ये कहता है कि मैं इधर से ही जा रहा था, रात काफ़ी हो गई तो सोचा क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए। तो उसके बाद में रामकुमार संतोष से कहता है कोई बात नहीं, आज रात यहीं रुक जाओ। उसके बाद में रामकुमार संतोष से कहता है कि चलो मेरे कमरे में सो जाओ और उसके बाद में रामकुमार संतोष को अपने ही कमरे के अंदर सुला लेता है। लेकिन दोस्तों जो संतोष था ये किसी और मकसद से आया था, दरअसल इसको मिलना था राधा से। अब दोस्तों जैसे ही रात का 1 बजता है जो रामकुमार था ये गहरी नींद में चला जाता है और उसके बाद में संतोष जो था ये रामकुमार के बिस्तर से उठता है और पहुंच जाता है राधा वाले कमरे में। अब जैसे ही ये राधा वाले कमरे में पहुंचता है और इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं, अब दोस्तों जैसे ही रामकुमार उठता है तो उसको लगता है पहली दफ़ा में कि संतोष जो है शायद टॉयलेट गया हो या फिर कहीं और।
अब उसके बाद जैसे ही ये उठता है तो इसको राधा के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। जैसे ही उस कमरे की तरफ पहुंचता है तो देखता क्या है, जो संतोष है ये राधा के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। जब ये उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में होता है तो रामकुमार को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये बहुत धैर्य दिखाते हुए इन दोनों से कहता है कि तुम जो दोनों कर रहे हो इस वजह से मैं राधा से तो अब शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बारे में किसी से बताऊँगा नहीं। बेहतर यही होगा कि कल सुबह तुम दोनों यहाँ से चले जाना। अब इतनी बात कहकर ये अपने बेड पर आकर सो जाता है, लेकिन जो राधा थी और जो संतोष था ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। राधा संतोष से कहती है कि कल सुबह जब हम जाएंगे अंबाला के लिए तो भैया से क्या कहेंगे, और भैया से क्या कहेंगे कि रामकुमार ने आखिर शादी से इनकार क्यों कर दिया। उसके बाद में राधा संतोष से कहती है कि अगर भैया को इस बारे में ज़रा भी पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद में संतोष जो है ये राधा से कहता है कि क्यों ना हम लोग रामकुमार को ही रास्ते से हटा दें। अगर हमने रामकुमार को रास्ते से हटा दिया, हम लोग कह देंगे कि वो कहीं चला गया और उसके बाद में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और जैसा चल रहा है हमारे बीच में ये ऐसा ही चलते रहेगा। तो राधा जो कहती है वो कहती है कि इसकी जो डेड बॉडी होगी उसको आखिरकार हम लोग कहाँ रखेंगे। तो संतोष उससे कहता है कि दरअसल तुम डेड बॉडी की चिंता मत करो। उसके बाद में ये दोनों रामकुमार के कमरे में जाते हैं और राधा की ही चुनरी से ये रामकुमार के गले को जब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद में जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी ही डेड बॉडी को उसके ही बेड के नीचे एक गड्ढा खोदकर दफन कर देते हैं। तो उस समय राधा संतोष से कहती है कि अगर इसकी डेड बॉडी 3-4 दिन के बाद सड़ी और कमरे में बदबू आई तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन संतोष राधा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आज तो जा रहा हूँ लेकिन 3 से 4 दिन के बाद फिर लौट के आऊँगा और कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके लाऊंगा। उसके बाद में रात के ही समय संतोष जो है वहाँ से चला जाता है। अब सुबह को जो रामकुमार के पिता जिनका नाम चंद्रपाल यादव जब ये उठते हैं, जब अपने बेटे को देखते नहीं हैं तो ये परेशान होते हैं, अपने बेटे को जगह जगह ढूंढते हैं। अब राधा जो है ये भी इनके साथ में इनके बेटे को ढूंढती है। इनको लगता है कि हो सकता है कि सुबह सुबह कहीं चला गया हो, या फिर ये भी लगता है कि ये शादी ना करना चाहता हो राधा से, इस वजह से घर से चला गया हो। इसलिए जो चंद्रपाल थे ये अपने भांजे संतोष को भी इस बारे में बताते हैं। संतोष भी जब ये बात सुनता है तो वो भी इनके घर पे आता है और राधा, संतोष और ये दोनों माता पिता ये सब लोग मिलकर रामकुमार को ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों रामकुमार अगर जिंदा हो तो कहीं मिले, रामकुमार तो दफन था घर के ही अंदर। अब ये लोग ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो जाते हैं तो आखिरकार ये लोग जो है पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी लिखाते हैं। इधर जो संतोष था, राधा तो रामकुमार के घर पे ही रह रही थी, लेकिन संतोष अपने घर से हर रात को आता और हर रात को राधा के साथ में उसी बेड के ऊपर शारीरिक संबंध बनाता और ये राधा से कहता कि हमें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, रुकने का नाटक करना पड़ेगा। अगर हम लोग चले गए तो लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सिलसिला था ये इसी तरीके से चलता रहता है। अब दोस्तों उसके बाद में कुछ दिन गुजरते हैं तो ये राधा को लेकर वापस से अम्बाला चला जाता है। और ये अम्बाला पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर ये सिर्फ इतना कह देता है कि रामकुमार पता नहीं घर से कहाँ चला गया और उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। उधर जो घर परिवार वाले लोग थे उनको लगातार ये फ़ोन भी करता और बार बार रामकुमार के बारे में पूछता भी रहता, लेकिन ये सोचता है कि हो सकता है कि जो राधा है इसका जो भाई है जिसका नाम नरेश, इसको कहीं शक ना हो जाए, इसलिए ये राधा की शादी अपनी ही कंपनी में काम करने वाले राम गोपाल के साथ में करा देता है। उसके बाद में राधा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। इधर जो संतोष था ये लगातार अपने मामा चंद्रपाल को कॉल करता और उससे रामकुमार के बारे में पूछता और चंद्रपाल जो था वो लगातार रामकुमार की पूरी अपडेट भी देता कि अभी तक तो बेटा वो मिला नहीं है। अब उसके बाद में जब ये पूरा खुलासा होता है और ये भी कहानी लोगों तक पता चलती है तो हर कोई हैरान था, परेशान था। इन दोनों की तहरीर पर ही इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं ये विजेंद्र करके हैं, लिखते हैं सर मैं विजेंद्र राजस्थान से हूँ और आपकी सभी कहानियाँ देखता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में शहाबुद्दीन है ये भी अपना कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सर मैं डायमंड सिटी सूरत से हूँ और मेरा नाम विपुल डोडिया है, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, आप कोई सूरत शहर की कहानी सुनाइए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपुल डोडिया जी, जैसे ही कोई सूरत शहर की कहानी आएगी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में अमित शाह हैं, लिखते हैं भाई एक बात बताऊं, कभी कभी इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच कुछ नाजुक दौर होते हैं। तो ये भी कहानी के बाद में अपना व्यू लिखते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनूप कुमार है, ये लिखते हैं नाइस भाई, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद में सुनिधि मान है, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा है, लिखते हैं सर आज वाली जो कहानी थी ये काफ़ी अच्छी लगी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शाहनवाज अंसारी है, दुबई से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि रहने वाले हैं इलाहाबाद के। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, ये भी अपना कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं कि सर 4/11/2023 को मेरे भतीजे का हैप्पी बर्थडे है, गोलू बेगाबाला बिजनौर से, तो भाई आपके भतीजे को आपके उसके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई है। उसके बाद में सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ लिखते हैं सर जी शादी से पहले अच्छा डिटेक्टर ढूंढना चाहिए, तो ये कहानी के बारे में अपना व्यू लिखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मनोज कुमार है, ये लिखते हैं सर मेरा नाम मनोज जायसवाल है, जिला बलरामपुर से हूँ और आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जादू करके आईडी है, लव यू लिखते हैं, तो भाई लव यू टू। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखते हैं भाई आपकी कहानी अच्छी होती है बट वाह को बा बोलना थोड़ा बनावटी लगता है। खैर भाई मैं इस बात पे ध्यान दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं विमलेश शर्मा, ये कहते हैं कि आप कहानी के किंग हैं विमलेश शर्मा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एजाज भाई हैं औरंगाबाद से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं वीरेंद्र कुशवाहा वस्त्राल अहमदाबाद गुजरात से हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अहमदाबाद गुजरात से हमारी कहानी देखते हैं। सुबोध कुमार जी कमेंट्स करते हैं, ये भी अपना व्यू लिखते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, ये तबीयत को पूछती हैं, तो भाई आप दोनों का पति पत्नी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी देखते हैं। तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर कमेंट्स करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान, मलिक भाई कैसे हो, तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद नासिर पठान जी। और उसके बाद में दिनेश शर्मा है, शायद ये कुछ गलत कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और कहानी में कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।